चैप्टर 91 तंश की न्यू स्वीट कैंडी बटा जासूसी। कैंपस के अंदर हलचल मची हुई थी। पूरे माहौल में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी क्योंकि आज नए पीएचडी और मास्टर्स के एडमिशन शुरू हुए थे। कैफेटेरिया पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त था। छात्र इधर उधर घूम रहे थे और कुछ नए चेहरे पुराने दोस्तों के साथ मिक्स हो रहे थे। इसी बीच तंश, जिसने अभी अभी अपनी ग्रैंड एंट्री मारी थी, सीधे क्लास में जाने के बजाय कैफेटेरिया में आ गया। हर तरफ की निगाहें उस पर थीं, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी परवाह नहीं थी। वो आराम से अपने पसंदीदा कोने वाले टेबल पर जा बैठा। आज न्यू पीएचडी और मास्टर्स एडमिशन हुए थे। कॉलेज में एक जान सी दिखाई दे रही थी क्योंकि पुराने चेहरों में कुछ नए चेहरे आ गए थे। कैंटीन में आकर उन्होंने अपने कॉफी ऑर्डर की। लेट आने के बावजूद वेटर ने उनके टेबल पर पहले कॉफी रखी और हैरानी की बात ये थी कि इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। एक जूनियर स्टूडेंट ने तंश की चापलूसी करते हुए कहा, सच में कॉलेज मिस्टर हैंडसम हंक को कोई मना ही नहीं कर सकता। उसकी बात पर तंश ने उसे एक नजर देखा और उस पर से अपनी नजर हटा ली। वही केवल ने उसकी जगह हल्का मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि उसका दोस्त ऐसा था, निहायती घमंडी। तभी एक खूबसूरत लड़की जो कब से तंश को देख रही थी, वो अपनी रेड हाई हील्स की टक टक आवाज करते हुए उसके पास आती है। उसने एक शॉर्ट रेड नेट की ड्रेस पहनी थी जिसके अंदर उसने उसी कलर का वेलवेट का शेपवेयर पहना था। वो बहुत हॉट लग रही थी। उसने अपनी उंगलियों को धीमे से तंश गालों पर फिराया और एक प्यारी आवाज पूछा, डू यू लाइक इट? वही तंश उसे इंटेंस नजरों के साथ घूर रहा था। वही उसके बाजू में बैठे केवल ने अपना माथा पीट लिया। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने अपनी भौएं हल्की सी ऊपर चढ़ाई और उसे देखने लगी। फिर अचानक से उसने अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए पूछा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? उसकी इस बात पर तंश ने हल्का स्मर्क दिया और उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसके सीने पर रख दिया, जो ऊपर के 2 बटन खुले होने के वजह से साफ दिख रहा था। और उसने जवाब दिया, नाउ इट इज फीलिंग बेटर। उसकी इस हरकत से में ये आजू बाजू में तमाशा देख रहे सारे लोग जो अब तक शांत थे, तंश की इस हरकत बात जोर जोर से हूटिंग करने लगे। वाह, ए रोमांटिक शो कही और से एक और आवाज आई। उस लड़की चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपना दूसरा हाथ उसके होठों से हटाया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं यहाँ नई हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ कंफर्टेबल होने में मदद करोगे? उसकी इस बात पर तंश खड़ा हुआ और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे ले जाते हुए बोला, केवल मैं इसकी हेल्प करने जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। उसकी बात केवल उसे रोकना चाहता, लेकिन वो बिना कुछ सुने वहां से निकल गया। केवल भी वहां से निकल गया। आखिर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वही उनके जाने बाद कैंटीन में दोनों के बारे में ही बातें हो रही थी। यार, ये तंश भी ना लड़कियां ऐसे बदलता है जैसे कपड़े। इसका घमंड जितना ज्यादा है, कैरेक्टर उतना कम। जिस पर किसी ने कोई इस पर कर भी क्या हैंडसम है, रिच है, लड़कियां सामने से अप्रोच करती है, इसका मतलब हर जगह मन मारे। उसे भाव देगी ना उसके लुक्स और पैसे को। ये बात उस लड़के ने गुस्से में कुछ ज्यादा जोर से बोल दी थी। सब मुड़कर उसकी तरफ देखने तो वो वहां से कल्टी मारने अपनी भलाई समझते हुए वहां से 9-2-11 हो जाता है, यानी कि भाग जाता है। लेकिन उसकी इस बात साथ वो लोग अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करे उस वीडियो को ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल पर एक अननोन अकाउंट से पोस्ट हो जाता है, जो फिर से वायरल होने में 1 घंटे से भी समय लगता है। वही दूसरी ओर तंश उस लड़की को लेकर कॉलेज के थिएटर में ले गया। यहाँ कोई फंक्शन नहीं था, ना किसी प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी, इसलिए थिएटर पूरी तरीके से खाली था। बस स्टेज पर हल्की रोशनी थी और ऑडियंस की साइड पूरी तरीके से अंधेरे में डूबी हुई थी। तंश उसे लेकर ऑडियंस साइड आ जाता है, मिडल रो में जाकर थिएटर के बीचों बीच बैठ जाता है और उस लड़की के बालों की लट निकाली हुई थी, उसे पीछे करते हुए उससे सवाल करता है, अब बताओ मुझे कैसे बेटर फील करवाने वाली हो और तुम्हें मेरी कैसी हेल्प चाहिए? उसकी आवाज बेहद अट्रैक्टिव थी और सीडक्शन से भरी थी। उस लड़की ने भी मौके का फायदा उठाते हुए हल्के से तंश की तरफ मुस्कुराकर देखा और उसकी गोद बैठते हुए कहा, ओके।
एक। फिर उसने तंश का हाथ उठाया और अपनी कमर पर रख दिया और हल्के से अपना हाथ बढ़ाकर तंश के शर्ट का एक और बटन खोल दिया। तंश अभी उसे इंटेंसिटी और इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। वो लड़की अपने धीरे धीरे उसके गले लपटते हुए सेडक्टिवली उसके गर्दन, कॉलर बोन और चेस्ट पर घुमाने लगी। उसका ऐसे करने पर तंश की पकड़ उस लड़की की कमर पर मजबूत हो गई और वो भी प्रेशर के साथ उसे रब करने लगा। थोड़ा ज्यादा जोर लगाने से उस लड़की के मुंह से आह निकल गई तो तंश ने उसे एक स्मिर्क के साथ देखा। उस लड़की ने अपनी जीभ को अपने होठों पे फेरा और अपने होठों को नोटी वे में काट लिया। उसकी इस हरकत पर तंश ने उसके चेहरे के बेहद करीब आकर कहा, हे स्वीट कैंडी, इसके लिए मैं हूं ना। इतना कहकर उसने अपने होठों उसके होठों पर रखकर बाइट कर लिया। फिर जल्दी से उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर पैशनेटली किस करने लगा। उसके हाथ उसके कमर हटकर उसकी शॉर्ट डेस से थाई पर आ चके थे, जिन्हें वो स्पीड के साथ सेंसली रब कर रहा था। लिख कर छोड़ देता है। कुछ गहरी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने के बाद वो अपना सर उसकी नेक में गुस्सा देता है। वही उसका हाथ ड्रेस के अंदर उसकी पिट पर था तो दूसरा ड्रेस के ऊपर से उसके सीने पर था। वो हाशैली उसे पुश कर रहा था, गर्दन पर किस और बाइट कर रहा था। वो लड़की भी पूरी तरीके से तंश में खो चुकी थी। तंश एम यू सो हैंडसम, आह लव यू। वही दूसरी तरफ सारिका निराली के क्लास में झांक कर देख ही रही होती है कि उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है तो वो वहां से हटकर आवाज की उल्टी दिशा में आगे बढ़ जाती है। चैप्टर 95 मंगेतर। जैसे ही निराली ने तंश को पहचानने से इनकार कर दिया, तंश का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसकी प्रतिष्ठा, उसका अहंकार, सब कुछ इस समय दांव पर था। लेकिन उसने खुद को किसी तरह काबू में रखते हुए गहरी सांसें लीं। वह जानता था कि इस मौके पर वह अपना आपा खो नहीं सकता था। उसने निराली से एक बार फिर सवाल किया, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती? निराली ने एक पल के लिए भी बिना उसकी तरफ देखे अपने सामने रखी पास्ता की प्लेट से एक बाइट उठाते हुए कहा, नहीं। यह सुनते ही तंश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। निराली ने उसे न केवल नजरअंदाज किया था, बल्कि उसने इस तरह उसकी पहचान को भी सार्वजनिक रूप से नकार दिया था। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई यह कहने की कि वे कभी मिले थे। इस बात ने तंश को और भी गुस्से में ला दिया, क्योंकि निराली ने उसके चेहरे पर ही उसे अपमानित कर दिया था। वहीं निराली के जवाब से उसकी टेबल पर बैठे सभी लोग खुश हो गए। निर्वाण के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह प्यार भरी नजरों से निराली को देख रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड सबसे अलग थी। अगर वह न चाहती तो कोई भी उसके करीब आने की सोच भी नहीं सकता था। उसके साथ रहना किसी सम्मान से कम नहीं था और यह बात निर्वाण को गर्वित कर रही थी। कैफेटेरिया में बैठे बाकी सभी लोग भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। धीरे धीरे हंसी का माहौल बनने लगा। तभी एक लड़का अपने पास बैठे दूसरे लड़के से धीरे से बोला, यार मिस भार्गव कितनी क्लासी है। उसका एटीट्यूड तो जानलेवा है। उसने तो बिना कुछ कहे ही सेंट पियरे कॉलेज के सबसे हैंडसम हंक को क्लीन बोल्ड कर दिया। दूसरे लड़के ने थोड़ा उत्साह से कहा, बिल्कुल यार, आज से वो मेरी आइडल है। ऐसी लड़की को कोई कैसे हरा सकता है। उन दोनों की बात सुनकर आसपास के बाकी स्टूडेंट्स भी चुपके से हंसने लगे। तंश का मजाक उड़ना शुरू हो चुका था। उसकी पोजीशन, उसका ईगो, सब चकनाचूर होता जा रहा था। लेकिन तंश अभी भी हार मानने के मूड में नहीं था। उसने थोड़े व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, ओह, तो तुम अपने मंगेतर को नहीं जानती। उसके इस सवाल ने पूरे कैफेटेरिया में जैसे सन्नाटा फैला दिया। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मंगेतर? यह कौन सा बम था जो तंश ने अचानक फेंक दिया था? निराली की टेबल पर बैठे सभी लोग भी एकदम कंफ्यूज हो गए। अयान, नील और निर्वाण एक दूसरे को देखने लगे।
आखिर तंश किस मंगनी की बात कर रहा था? निराली ने एक पल के लिए भी तंश की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने मॉकटेल का गिलास उठाया, उसमें से एक घूंट लिया और ठंडे लहजे में कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर। यह सुनते ही पूरे कैफेटेरिया में लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। और फिर थोड़ी ही देर में हर किसी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। हंसी का एक जोरदार दौर चल पड़ा। यह दृश्य तंश के लिए अपमानजनक था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। अयान, जो निराली के बगल में बैठा था, मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और मजाकिया लहजे में बोला, ओह माय प्रिंसेस, तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितनी फनी और सेवेज हो? निराली उसकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने अपनी प्लेट से पास्ता का एक बाइट लिया और अयान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पर भाई, मैंने न तो कोई जोक मारा और न ही कोई सेवेज रिप्लाई दिया। मैंने तो बस सच बोला है। अथान ने हंसते हुए वह बाइट खा लिया और गर्व से बोला, हाँ बिल्कुल, मेरी डियर सिस्टर हमेशा सही होती है, इसमें कोई शक नहीं। निराली ने सिर हिलाया, मानो वह कह रही हो कि यह एक सामान्य बात है। वहीं तंश अभी भी शौक की हालत में खड़ा था। उसके सामने जो कुछ हुआ था वह उसकी कल्पना से परे था। तंश रॉय के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। चैप्टर 95 मंगेतर। जैसे ही निराली ने तंश को पहचानने से इनकार कर दिया, तंश का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसकी प्रतिष्ठा, उसका अहंकार, सब कुछ इस समय दांव पर था। लेकिन उसने खुद को किसी तरह काबू में रखते हुए गहरी सांसें लीं। वह जानता था कि इस मौके पर वह अपना आपा खो नहीं सकता था। उसने निराली से एक बार फिर सवाल किया, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती? निराली ने एक पल के लिए भी बिना उसकी तरफ देखे अपने सामने रखी पास्ता की प्लेट से एक बाइट उठाते हुए कहा, नहीं। यह सुनते ही तंश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। निराली ने उसे न केवल नजरअंदाज किया था, बल्कि उसने इस तरह उसकी पहचान को भी सार्वजनिक रूप से नकार दिया था। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई यह कहने की कि वे कभी मिले थे। इस बात ने तंश को और भी गुस्से में ला दिया, क्योंकि निराली ने उसके चेहरे पर ही उसे अपमानित कर दिया था। वहीं निराली के जवाब से उसकी टेबल पर बैठे सभी लोग खुश हो गए। निर्वाण के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह प्यार भरी नजरों से निराली को देख रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड सबसे अलग थी। अगर वह न चाहती तो कोई भी उसके करीब आने की सोच भी नहीं सकता था। उसके साथ रहना किसी सम्मान से कम नहीं था, और यह बात निर्वाण को गर्वित कर रही थी। कैफेटेरिया में बैठे बाकी सभी लोग भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। धीरे धीरे हंसी का माहौल बनने लगा। तभी एक लड़का अपने पास बैठे दूसरे लड़के से धीरे से बोला, यार, मिस भार्गव कितनी क्लासी है। उसका एटीट्यूड तो जानलेवा है। उसने तो बिना कुछ कहे ही सेंट पियरे कॉलेज के सबसे हैंडसम हंक को क्लीन बोल्ड कर दिया। दूसरे लड़के ने थोड़ा उत्साह से कहा, बिल्कुल यार, आज से वो मेरी आइडल है। ऐसी लड़की को कोई कैसे हरा सकता है? उन दोनों की बात सुनकर आसपास के बाकी स्टूडेंट्स भी चुपके से हंसने लगे। तंश का मजाक उड़ना शुरू हो चुका था। उसकी पोजीशन, उसका ईगो, सब चकनाचूर होता जा रहा था। लेकिन तंश अभी भी हार मानने के मूड में नहीं था। उसने थोड़े व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, ओह, तो तुम अपने मंगेतर को नहीं जानती? उसके इस सवाल ने पूरे कैफेटेरिया में जैसे सन्नाटा फैला दिया। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मंगेतर? यह कौन सा बम था जो तंश ने अचानक फेंक दिया था? निराली की टेबल पर बैठे सभी लोग भी एकदम कंफ्यूज हो गए। अयान, नील और निर्वाण एक दूसरे को देखने लगे। आखिर तंश किस मंगनी की बात कर रहा था?
निराली ने एक पल के लिए भी तंश की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने मॉकटेल का गिलास उठाया, उसमें से एक घूंट लिया और ठंडे लहजे में कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर। यह सुनते ही पूरे कैफेटेरिया में लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और फिर थोड़ी ही देर में हर किसी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। हंसी का एक जोरदार दौर चल पड़ा। यह दृश्य तंश के लिए अपमानजनक था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। अयान, जो निराली के बगल में बैठा था, मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगा और मजाकिया लहजे में बोला, ओह माय प्रिंसेस, तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितनी फनी और सेवेज हो। निराली उसकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने अपनी प्लेट से पास्ता का एक बाइट लिया और अयान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पर भाई, मैंने न तो कोई जोक मारा और न ही कोई सेवेज रिप्लाई दिया। मैंने तो बस सच बोला है। अथान ने हंसते हुए वह बाइट खा लिया और गर्व से बोला, हाँ बिल्कुल, मेरी डियर सिस्टर हमेशा सही होती है, इसमें कोई शक नहीं। निराली ने सिर हिलाया, मानो वह कह रही हो कि यह एक सामान्य बात है। वहीं तंश अभी भी शौक की हालत में खड़ा था। उसके सामने जो कुछ हुआ था वह उसकी कल्पना से परे था। तंश रॉय के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। चैप्टर 96 नहीं, हवा मुझसे पूछकर नहीं बहती। तंश अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा था, लेकिन निराली की ओर से उसे किसी भी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। हालात उसके नियंत्रण से बाहर जा रहे थे, लेकिन उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद उसकी बातों से निराली कुछ प्रभावित हो। उसने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा लेकिन मजबूत बनाते हुए कहा, मेरी फैमिली तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारे परिवार से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए, और उस दिन हमारा रिश्ता भी पक्का हो गया था। यह सुनते ही कैफेटेरिया में जैसे एक और गॉसिप बम फटा। अयान, अहीर और आहान एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो वे सुन रहे थे वह सच हो सकता है। वहीं नील और निर्वाण के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। तंश की ये हरकतें अब हद पार कर रही थीं। कैफेटेरिया में बैठी बाकी भीड़ अब और भी ज्यादा चौकस हो गई। सबकी नजरें अब केवल निराली और तंश पर थीं। हर कोई जानना चाहता था कि इस गॉसिप के अगले अध्याय में क्या होगा। लेकिन जैसे ही निर्वाण ने निराली की ओर देखा, उसे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। तंश की इस बात के बावजूद निराली के चेहरे के भाव एकदम स्थिर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पूरे मसले में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखती हो। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी आंखों में किसी तरह की चिंता या हैरानी नहीं थी। निर्वाण के मन में विचार उठा, उफ, ये लड़की, ये हर पल ऐसे क्यों दिखती जैसे सब कुछ इसके इशारों पर चल रहा हो। जैसे हवा भी इसे पूछकर चलती हो कि उसे अब किस दिशा में बहना है, और कोई भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं सकता। तभी अचानक से उसे अपने बगल से एक धीमी, शांत लेकिन दृढ़ आवाज सुनाई दी। यह निराली की आवाज थी। उसने निर्वाण की ओर बिना देखे ही कहा, नहीं, हवा मुझसे पूछकर नहीं बहती, लेकिन अगर वह मेरे खिलाफ बहने की गुस्ताखी करे, मुझसे बगावत करने की कोशिश करे, तो मैं उसे अपना रुख बदलने पर मजबूर करने की हिम्मत रखती हूँ। निर्वाण की धड़कन तेज हो गई। वह इस लड़की की ताकत और आत्मविश्वास से हमेशा प्रभावित होता था, लेकिन आज कुछ अलग था। निराली की यह बात, उसकी बात सुन निर्वाण की आंखें किसी उल्लू की तरह बाहर आने को होती है। इस वो मन में सोचता है कि इस लड़की के सामने तो मन में भी कुछ नहीं सोच सकते। वही निराली पानी बोतल लेकर फिर से नीचे बैठ जाती है और पानी पीने लगती है। वही निर्वाण को अभी भी अपने ऊपर निराली की इंटेंस नजरें महसूस हो रही थी।
उनकी टेबल कोने में थी और निराली बाकी कैफेटेरिया की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी, इसलिए उसकी नजरों को बाकी लोगों को नजर में आना मुमकिन नहीं था। वही उनकी टेबल पर बैठे सबका ध्यान तंश पर था, इसलिए उन्होंने भी इस सीन को मिस कर दिया। कैफेटेरिया में बैठे सभी लोग अब तंश की हालत देख रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने चुपके से अपनी मोबाइल्स में यह सीन रिकॉर्ड कर लिया था। यह सब कुछ अब जल्द ही कॉलेज पोर्टल पर वायरल होने वाला था। तंश की झूठी मंगनी की बात से लेकर निराली के खतरनाक जवाब तक हर एक बात सोशल मीडिया पर हिट होने वाली थी। अहंकार, उसकी प्रतिष्ठा कुछ एक झटके में टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसे पहली बार जिंदगी में ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन तंश हार मानने वाला नहीं था। उसने निराली से फिर सवाल किया, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूं। निराली ने एक बार फिर बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जिसे यह भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी में कौन क्या है। फिर अचानक निराली ने अपना सिर घुमाया और निर्वाण की तरफ देखते हुए कहा, I am a one-man woman, not unlike you. उसकी आवाज में एक अलग ही ताकत थी। उसके शब्दों ने न केवल तंश को बल्कि वहां मौजूद सभी को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया था। निर्वाण के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि निराली ने यह बात सामान्य तरीके से कही थी, लेकिन उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि निराली कह रही थी कि वह उसका मैन है और वह केवल उसकी ही वुमन। निराली ने फिर से अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया और एक और बाइट लेते हुए कहा, एंड यू आर नॉट दैट मैन विच बिलोंग्स टू मी। आई होप यू गेट इट। उसकी बात सुनकर तंश के चेहरे का रंग उड़ गया। आज पहली बार उसे सचमुच शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि शायद निराली को उनके और उनके घरवालों के बीच तय हुई मंगनी की बात नहीं पता। अगर उसे पता चल जाए तो वह शायद मान जाएगी। वही निर्वाण के कान में निराली के कुछ शब्द गूंज रहे थे, दैट मैन विच बिलोंग्स टू मी। क्या वो शख्स नहीं था जो कि निराली की बिलोंगिंग्स था? वही निराली की नजर भी निर्वाण के एक्सप्रेशन पर चली जाती है और वो उसकी मन की बात सुन लेती है। सबकी निराली पर ही थी। वो निर्वाण की तरफ थोड़ी झुकती है और दूसरे साइड रखी वाटर बॉटल को उठाने को झुकती है। तभी वो धीरे से निर्वाण के कान के पास जाकर कहती। सुनकर उसे लगा कि वह किसी और ही स्तर पर है, एक ऐसी शख्सियत जिसे किसी की परवाह नहीं थी, ही तंश की, न उसके अहंकार की और न उसके परिवार की। तभी निर्वाण ने धीमे से कहा, जी मैम, ये तो समझ गया कि आप मेरे मन की बातें कैसे जान लेती हैं, मगर अब तो मन में कुछ सोचने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। निराली ने निर्वाण की ओर बिना देखे जवाब दिया, हमें नहीं लगता कि आपका किरदार किसी पर्दे में छिपा हुआ है या आपकी सोच का कोई बड़ा राज है जो सामने आ जाएगा, क्योंकि हम आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। निर्वाण इस जवाब से और भी उलझन में पड़ गया। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, निराली उसे उससे ज्यादा कैसे जान सकती है? उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह सिर्फ हवा में तीर चला रही थी। उसकी बातें इतनी सटीक और मजबूत थीं कि निर्वाण को खुद पर सवाल उठाना पड़ा। इस बीच तंश, जो उनके बीच की बातचीत में पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा था, अब और सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी कुर्सी छोड़ते हुए बगल की टेबल पर बैठे एक लड़के को उठाया और उसकी चेयर को जबरन अयान और निराली के बीच में रख दिया। निराली की तरफ से पहले ही थोड़ी जगह थी और तंश ने बिना किसी संकोच के खुद को वहां घुसा दिया। उसकी इस हरकत से जहां कैंटीन के बाकी लोग हैरान हो गए, वहीं टेबल पर बैठे लोग गुस्से से भर गए। तंश ने जब देखा कि उसकी इस हरकत का भी कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने एक कदम और बढ़ाया। उसने निराली की पास्ता की प्लेट को साइड किया और सीधा सवाल दागा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो?
क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कि हमारे परिवारों ने हमारी शादी तय कर दी है। पर तंश के आगे कुछ कहने से पहले ही एक ऐसा पल आया जब कुछ अप्रत्याशित हुआ। तंश को एक जोर का धक्का लगा और वह खुद को फर्श पर चेयर से नीचे गिरा हुआ पाया। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। दरअसल जब तंश ने निराली की प्लेट को छुआ तो निराली का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में अचानक एक ठंडक और घृणा की लहर सी उभरी। उसने बिना एक पल गवाए चेयर को किक मारी और तंश जमीन पर गिर पड़ा। यह सब इतना तेजी से हुआ कि किसी को ठीक से देखने का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही तंश फर्श पर गिरा, निराली की किक से टूटी चेयर के टुकड़े आसपास बिखरे पड़े थे। लेकिन निराली वापस अपनी सामान्य मुद्रा में खड़ी हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। निराली की टीम को छोड़कर कैफेटेरिया में मौजूद सभी लोग हैरान थे। उनके चेहरे पर सवाल थे, क्या सचमुच ये सब अभी अभी हुआ? क्या ये वही निराली थी जो कुछ पल पहले पूरी शांति से अपना पास्ता खा रही थी? तभी कार्बी की आवाज पूरे समूह के कानों में गूंजती है, इसे कहते हैं ज्वालामुखी में कूदना। मुझे लगता है कि इसे मरने का बहुत शौक चढ़ा है आज, और आज ये शौक परमानेंटली उतर जाएगा। सिद्धार्थ, जो हमेशा कार्बी की बातों पर ध्यान देता था, उसकी बात पर सिर हिलाते हुए बोला, लगता तो यही है। कैंटीन में सभी की नजरें अब निराली पर थीं। उससे एक अजीब सा डरावना ऑरा निकल रहा था, जो माहौल को और भी गंभीर बना रहा था। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे अचानक हवा में ठंडक फैल गई हो। निराली का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी हरी आंखों में लाल नसें उभर आई थीं, जैसे भीतर कोई ज्वाला जल रही हो। वह बिना किसी शब्द के नीचे गिरे तंश को घूर रही थी। उसकी निगाहों में क्रोध का अंश साफ झलक रहा था। तभी उसने कड़क आवाज में कहा, मिस्टर, और फिर एक पल के लिए रुकी। उसकी नजरें सिद्धार्थ की ओर मुड़ी। सिद्धार्थ ने तुरंत उसके इशारे को समझा और जवाब दिया, तंश रॉय, इन भार्गव बैंक्वेट, 19 दिसंबर। तभी सारे लोग जो अभी तक इस सब को समझने की कोशिश कर रहे थे, अचानक इस संदर्भ को समझने लगे। सिद्धार्थ निराली का असिस्टेंट था और भार्गव बैंक्वेट वह जगह थी जहां तंश और निराली पहली और आखिरी बार मिले थे। 19 दिसंबर वो तारीख थी जिस दिन वो पार्टी होस्ट की गई थी। इस जानकारी के साथ तंश का चेहरा अब लाल से काला पड़ने लगा। उसे अब एहसास हो गया था कि निराली ने उसे सच में नहीं पहचाना था और उसकी यादों में उसका कोई खास महत्व नहीं था। तो उसके घरवालों ने किससे उसका रिश्ता तय कर दिया था, भले ही उसे उसकी मर्जी ना पूछी गई हो, पर रिश्ता तय होने पर भी बताया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चैप्टर 97, खतरनाक और बेदर्द टीम। सिद्धार्थ जब तंश को उसके असली परिचय से अवगत कराता है तो निराली बिना कोई देर किए उसकी तरफ तीखी नजर डालती है और पूरी शांति से बोलती है, श्रीमान रॉय, हमें लगता है कि आप एक प्रतिष्ठित घराने के व्यक्ति हैं और हमें नहीं पता कि आपको किस प्रकार की गलतफहमी है। अगर आपको कोई मानसिक दिक्कत है तो हमें खेद है, लेकिन हम आपको एक बात साफ कर सकते हैं, हम निराली भार्गव खानदान की इकलौती राजकुमारी हैं। हमारे परिवार में किसी के मर्जी के बिना किसी का रिश्ता तय कर दिया जाए, ये कोई मजाक नहीं है। निराली की बातों में वो ताकत थी जो किसी के भी मन में डर पैदा कर दे। उसके शब्द न केवल सीधा तंश को चुभ रहे थे, बल्कि पूरे माहौल को और ठंडा कर रहे थे। तंश, जो अभी तक निराली के सामने खुद को श्रेष्ठ समझ रहा था, उसे अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वह निराली को हल्के में ले रहा था। निराली ने आगे कहा, और एक पल के लिए मान भी लें कि हमारा रिश्ता तय हुआ है, तो क्या मजाक है कि हमें ही नहीं पता? आप मजाक अच्छा कर लेते हैं श्रीमान। मेरी सलाह मानिए, घर जाइए और अपने परिवार वालों से पूछिए कि आपका रिश्ता किससे तय हुआ है।
मुझे लगता है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमें बातें दोहराने की आदत नहीं है। इतनी कठोर बातों के बाद भी निराली के चेहरे पर कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं था। उसके चेहरे का शांति भरा ठंडापन हर किसी को उसके प्रति और भी अधिक जागरूक कर रहा था। सिद्धार्थ, जो पहले से ही इस बात की गंभीरता को समझ चुका था, वह बिना किसी देरी के आगे बढ़ता है। उसने एक हाथ वेव किया और पास के वेटर को बुलाया। एक्सक्यूज मी, सिद्धार्थ की आवाज ने पूरे माहौल को और गंभीर कर दिया। वेटर तुरंत उसके पास आया और अब सभी की नजरें सिद्धार्थ पर टिक गई थीं, यहाँ तक कि तंश भी उसकी तरफ देखने लगा। पर निराली तंश के मन की बात सुन सकती थी। वो एक स्मिर्क के साथ ये कहती हुए अपने टेबल की तरफ पलटती है, तुम मुझे अभी भी हल्के में ले रहे हो, तुम्हारी सोच भी मुझ तक पहुंचे इतनी दूर जाने के काबिल नहीं है। उसकी बात सुन तंश हक्का बक्का रह जाती है। उसे कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहा नहीं? शायद उसने सोचा होगा कि मुझे ऐसा लगता होगा। निराली अब भी उसकी मन की बातें सुन सकती थी, मगर उसने कुछ एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा। वेटर के पास आते ही सिद्धार्थ ने पास्ता की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये पास्ता यहाँ से ले जा सकते हो? ये अब वो नहीं खाने वाली और ये बस यूं ही जगह घेर रहा है। सिद्धार्थ की इस बात पर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया था। कोई भी जिसके पास थोड़ा सा दिमाग है वो ये समझ सकता था कि उस प्लेट को तंश ने छुआ, इसलिए अब वो उसे हाथ नहीं लगाएगी। और इसलिए सिद्धार्थ को इतने बेबाकी कहते हुए सुन उन्हें भी एहसास हो गया था कि निराली और उसकी टीम जितनी शांत, सभ्य और खूबसूरत दिखती थी, उतनी ही खतरनाक और बेदर्द भी थी। वहीं तंश की बेशर्मी और बेइज्जती की हद अब चरम पर थी। वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन यह सब उसके अहंकार पर भारी पड़ रहा था। तभी केवल, जो अब तक थोड़ी दूरी से सब कुछ देख रहा था, तेजी से तंश की तरफ बढ़ा और उसे उठने में मदद की। केवल ने तंश को उठाते हुए गुस्से में दांत भींचे और सिद्धार्थ की ओर घूरते हुए बोला, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। उसने अपने पास रखी मटका कुल्फी उठाई और निर्वाण की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो। निर्वाण ने कुल्फी लेते हुए थोड़ी उलझन में सिद्धार्थ की ओर देखा, मानो पूछना चाहता हो कि ये किस लिए है। वहीं करण अचानक हंसने लगा। उसे यूं हंसते देख केवल ने सवाल किया, अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने कोई मजाक किया क्या? करण ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, ये किसी मजाक से कम नहीं था। अभी तक तुमने हमारी हदें देखी ही कहाँ हैं? जिस दिन देखोगे उस दिन या तो खुद को किसी से छुपा लोगे या फिर हमें कभी नहीं देखोगे। करण की आवाज में इतनी ठंडक और धमकी थी कि तंश और केवल के चेहरे सफेद पड़ने लगे। केवल और तंश के चेहरों पर हल्की पसीने की बूंदें झलकने लगीं। तंश को अब ये बात पूरी तरह समझ में आ गई थी कि वह गलत लोगों से भिड़ गया था। इतने सारे इम्पोर्टेंट लोगों को नाराज करना उसकी फैमिली और बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होने वाला था। जहां सूर्यवंशी ब्रदर सयान, अहीर और आहान भी करण की इस टोन से थोड़ा चौंक गए, वहीं उन्हें यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि करण की यह साइड इतनी खतरनाक हो सकती है। वे इसे अपने दोस्त की सामान्य छवि से बिल्कुल उलट मान रहे थे। निराली की टीम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे सभी पहले की तरह शांत और संयमित बैठे रहे। सिद्धार्थ ने निर्वाण को कुल्फी पकड़ाते हुए कहा, निराली का मूड ठंडा करने के लिए। अब निर्वाण को समझ में आ गया कि ये कुल्फी क्यों दी गई थी। यह एक छोटा सा इशारा था कि निराली के गुस्से को ठंडा करने के लिए कुछ ठंडा चाहिए। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, सच में निराली के दोस्त कितने अच्छे और समझदार थे।
वो उसे बेहद अच्छे से जानते, उसे क्या कब चाहिए ये उसे बताने की भी जरूरत नहीं होती। शायद यही फर्क है दोस्त और पैसों के लिए काम करने वाले सेक्रेटरी में। मगर उससे भी अच्छा था कि वो निराली के लिए पॉजिटिव होकर उसे मुझसे दूर नहीं कर रहे, बल्कि निराली के फैसले का सम्मान करते हुए उन दोनों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए बिना कहे मदद कर रहे थे।